हेलो स्टूडेंट, एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। सेकंड पार्ट सीरीज़ में आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आज का टॉपिक है हमारा फ्रांस की क्रांति के कारण। तो इस सेकंड सीरीज़ में हम लोग एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे और इसी के संदर्भ में दो शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम संभावित प्रश्न हैं, उनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के संदर्भ में स्टार्ट किया जाए वीडियो को के संदर्भ में और इसके विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। फ्रांस की क्रांति के कारण क्या क्या हैं, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी देश में क्रांति के कई कारण होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्रांति क्या है। क्रांति मीन्स होता है किसी व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन, किसी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना। तो इस तरह से क्रांति यहाँ से तात्पर्य क्या है, राजनीतिक क्रांति है। प्राचीनतम जो व्यवस्था थी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और इस तरह से ये मध्यकाल तक चली आई। फ्रांस में भी यही स्थिति थी, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और वहाँ पे शासक के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारी समस्याएं समाज में, पूरे देश में व्याप्त हो गई और इस तरह से जनता ने क्रांति किया। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। क्रांति के कौन कौन से कारण थे, उन बिंदुओं पे हम लोग अध्ययन करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के कौन कौन से कारण थे, कौन कौन से पहलू थे जिसके कारण लोगों ने वहाँ पे क्रांति किया। तो पहला जो कारण है इसमें है अयोग्य शासक। अयोग्य शासक क्रांति का कारण कैसे बनता है? जब शासक किसी भी देश का अयोग्य होता है और दूरदर्शी होता है, जनता पे प्रति उसका कोई लगाव नहीं होता, मनमाने तरीके से टैक्सेस लगाता है, कर लगाता है और जनता जब उसके नीतियों से परेशान हो जाती है, उसके नियमों से, उसके कानूनों से परेशान हो जाती है और इस तरह से जनता क्या करती है, उसके खिलाफ विद्रोह करती है। तो यही स्थिति फ्रांस में भी हुई थी। फ्रांस का शासक लुई 16वां जो था बहुत ज़्यादा निरंकुश था, अत्याचारी था, अयोग्य था, किसी भी तरीके के उसके अंदर अच्छे गुण नहीं थे। तो उसकी इस अयोग्यता के कारण जो है जनता ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, क्योंकि सारे निर्णय वो स्वयं नहीं लेता था, उसकी पत्नी लेती थी और उसका एक भी कार्य जो थे तार्किक नहीं होते थे। तो इस तरह से उसकी अयोग्यता, उसकी दूरदर्शिता के कारण जो है जनता ने क्या किया, विद्रोह किया। तो इस तरह से फर्स्ट कारण जो निकल करके आया, अयोग्य शासक, यानी फ्रांस का जो शासक था वो अयोग्य था, निरंकुश था, अदूरदर्शी था और उसने किसी भी निर्णय के पीछे कोई सोच नहीं होती थी, अचानक निर्णय लेता था, जब मन करता था टैक्स बढ़ा देता था जनता के ऊपर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो इस तरह से उसके अंदर इस अयोग्यता के कारण जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसके खिलाफ क्या की, क्रांति की। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्रम के अंतर्गत जो कारण है, मध्यम वर्ग का उदय। समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ फ्रांसीसी समाज में। औद्योगिक क्रांति के पश्चात नई नई परिस्थितियां बदल करके आई, जिसमें लोग उद्योग लगाना शुरू किए, समाज में बदलाव आने लगा, कार्मिक लोगों की संख्या बढ़ने लगी, सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ, शिक्षक संघ, टीचर्स, वकील, नए नए क्षेत्रों में नए नए वर्गों का उदय हुआ। तो इस तरह से मध्यम वर्ग के उदय हो जाने से ऐसी विचारधारा पनप करके आई कि जैसे विशेषाधिकार था, विशिष्ट लोगों के लिए, उच्च वर्ग के लिए विशेषाधिकार था, उसके समाप्त करने के पक्षधर ये लोग थे। ये सभी लोग जो थे, ये सभी वर्ग क्या थे, जो उच्च वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त था उसको समाप्त करना चाहते थे। सारे लोग एकजुट होकर के, राष्ट्रीयता की भावना चूंकि इन लोगों के अंदर जागृत हो चुकी थी और एकजुटता के आधार पर सभी लोग एकत्रित हुए एक मंच पे और इन लोगों ने क्या किया, विद्रोह में अपना योगदान दिया या फ्रांसीसी क्रांति में शासक के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और वहाँ पे लोग जागृत हुए और फ्रांसीसी व्यवस्था जो थी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, उसको जड़ से उखाड़ फेंका। तो इस क्रम में मध्यम वर्ग का भी अपना विशिष्ट योगदान था। इसमें कौन कौन लोग थे, उद्योगपति थे, छोटे उद्योगपति, बड़े नहीं बल्कि बहुत लघु और छोटे उद्योगपति, डॉक्टर थे, वकील थे, शिक्षक थे। तो नए सेवा क्षेत्र का उदय हो जाने से, नए नए वर्गों के उदय हो जाने से राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। ये लोग जो उच्च वर्ग था, राजा वर्ग के परिवार से या उससे उच्च वर्ग से जुड़े हुए लोग, ये उनके जो विशेषाधिकार थे उनको ये लोग समाप्त करना चाहते थे और इस आधार पे लोग क्या हुए, एकजुट हुए। इसी क्रम में अगला है मजदूर वर्ग का उदय या मजदूर वर्ग की दुर्दशा जो थी। कहते हैं मजदूर जो होते हैं किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक क्रांति के पहले मजदूर ही सेवा मतलब सभी कार्य करते थे
औद्योगिकरण के पश्चात चूँकि मशीनों की खोज हो जाती है, परिवर्तन का दौर शुरू हो जाता है। मशीनों का आने जाने से मजदूर बेरोजगार भी हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में चूँकि पहले से उनका शोषण हो रहा था, कृषि के क्षेत्र में उनको अधिक घंटे काम कराया जाता था, किसी भी प्रकार की उन्हें सहूलियत नहीं दी जाती थी। अब समस्याएं क्या क्या होती है मजदूरों की, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसे उन्हें अधिक घंटे काम कराए जाते थे। किसी भी व्यक्ति को कार्य करने का एक समय निर्धारित होता है, जब उसे अधिक घंटे काम कराया जाएगा तो उस पर शारीरिक और मानसिक दोनों बुरे प्रभाव उसके ऊपर पड़ते हैं। तो मजदूरों को जो अधिक घंटे काम कराया जाता था और मजदूरी भी उन्हें कम प्राप्त होती थी। जब व्यक्ति को उसकी पारिश्रमिक उसके कार्यों के अनुसार नहीं मिलता, उसके श्रम के अनुसार नहीं मिलता, तो उसके अंदर एक आक्रोश व्याप्त हो जाता है। फ्रांस में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई। फ्रांसीसी मजदूरों के अंदर ये आक्रोश इसलिए आया क्योंकि उन्हें अधिक घंटे तक काम कराया जाता था। कोई नियमावली नहीं थी काम करने का, जितने घंटे चाहते थे उतने घंटे उनसे काम कराते थे और वेतन भी या पारिश्रमिक उन्हें उस रूप में नहीं मिलता था। इसके साथ साथ जब कभी दुर्घटनाएं हो जाती थीं, मजदूर दुर्घटना के शिकार हो जाते थे, उनके कभी कभी हाथ पैर कट जाते थे या मृत्यु हो जाती थी, तो उसके बदले उनके परिवार को भरण पोषण के लिए कोई इकट्ठा धनराशि नहीं प्राप्त होती थी। तो मजदूरों की अपनी समस्याएं थी और इन्हीं समस्याओं को लेकर के राजा के खिलाफ एकजुट हुए और विद्रोह किए। तो इस तरह से मजदूरों का भी फ्रांसीसी क्रांति में क्या था, योगदान था। ये सारे उनके मुद्दे थे। इन मुद्दों के आधार पर भी एकजुट होकर के क्रांति में भाग लिए थे। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। दार्शनिकों, लेखकों, साहित्यकारों का प्रभाव। किसी देश में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कराने में, देशभक्ति की भावना जागृत कराने में, लोगों को एकजुटता लाने में, देश की अखंडता और एकता को अग्रसर बनाने में, इसको कायम करने में दार्शनिकों का महान योगदान होता है। दार्शनिक जो होता है एक विचारक होता है और विचारक का कार्य ही है अपने विचारों के माध्यम से समाज में बदलाव लाना, समाज में परिवर्तन लाना, समाज में क्रांति लाना। और दार्शनिकों ने भी अपने लेखनी के माध्यम से अपने विचारों को लेखनी पे उकेरा और अपने तथ्यात्मक तरीके से जो भी तथ्य प्रस्तुत किए, समाज के उस दुर्दशा को प्रस्तुत किया जो उस समय के राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में व्याप्त थी। ऐसे कंडीशन में जनता जब उनके विचारों से अवगत हुई, दार्शनिकों ने अपना प्रभाव जनता के मस्तिष्क पे छोड़ा और जनता जागृत हुई। तो यहाँ पे दार्शनिकों का भी योगदान था। इसी क्रम में लेखक और साहित्यकार है। लेखक जो होता है अपनी लेखनी से जनता के अंदर उसके मन स्थिति को उद्वेलित करती है, परिवर्तन करती है कि किस तरह से आप समाज में जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये लेखनी के माध्यम से उन कमियों को उजागर करते हैं। विचारक चाहे हों, चाहे दार्शनिक हों, चाहे लेखक हों, जिस समय जो भी तत्कालीन समाज होता है वहाँ पे जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें न्याय में अगर कमी है, सामाजिक व्यवस्था में कमी है, भेदभाव में कमी है, शासक की नीतियाँ जो हैं अच्छी नहीं हैं, इन सभी पृष्ठभूमि पर उन सभी बिंदुओं पर ये क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं। और ऐसी स्थिति में जब समाज में अपने विचारों के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से, अपने कवि जो है कविता के माध्यम से जब समाज में इन चीज़ों को उकेरता है कि ये हमारे समाज में कमियां हैं, इनके खिलाफ आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करें, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, समाज में परिवर्तन का दौर चालू हो जाता है, समाज के लोग जागृत हो जाते हैं, राष्ट्र के सभी नागरिक एकजुट होकर के इन परिवर्तनों की ओर बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में क्या था कि ये लोग चाहे लेखक हों, चाहे साहित्यकार हों, चाहे संगीतकार हों, चाहे उस समय के कलाकार थे, सभी ने जो है राष्ट्रीयता की भावना जागृत कराई और फ्रांस में लोग एकजुट हुए और क्रांति किए। डियर स्टूडेंट, बहुत सरल तरीके से आप लोग इस टॉपिक को समझेंगे, बहुत सरल तरीके से, क्योंकि मुख्य मुख्य बिंदु अगर आपने अध्ययन कर लिया तो आप गहराई से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बहुत सरल तरीके से आप इसे समझेंगे। आगे चलते हैं इसी क्रम में। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। कोई भी देश होगा, जब नागरिकों को स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो लोग ऐसे स्थितियों में, लोकतंत्र एक तो एक कमी और होती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में कहीं कहीं अगर राजा अच्छा है तो स्वतंत्रताएं लोगों को प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रांस की स्थिति इसके विपरीत थी। फ्रांस का शासक निरंकुश शासक था और निरंकुश शासक के राज्य में स्वतंत्रताएं लोगों को मिलना असंभव है, नाम मात्र का भी नहीं हो सकता। तो ऐसे कंडीशन में फ्रांस की क्या स्थिति थी, वहाँ पे राजा के द्वारा स्वतंत्रताएं बिल्कुल नहीं प्रदान की गई थी। प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी जो थे उन पर अत्याचार किए जा रहे थे। जब कहते हैं कि कोई शासक होता है, प्रजा को अपनी पुत्रवत मानता है,
सभी धर्मों को आदर की दृष्टि देखता है, उसकी नीति सहिष्णुता की होती है, तो उसके साम्राज्य में शांति व्यवस्था कायम होती है। लेकिन जब राजा किसी धर्म विशेष को प्रश्रय देता है, धर्म विशेष को विकास करने का योगदान अपना देता है और अन्य धर्मों के प्रति अवहेलना करता है या उनको घृणा की दृष्टि से देखता है, तो ऐसे स्थिति में वहाँ पे विद्रोह की स्थिति बनती है। तो यहाँ पे भी वही स्थिति है। फ्रांस में प्रोटेस्टेंट धर्म, इसको ध्यान देंगे, इसके जो धर्मावलंबी थे इन पर अत्याचार किए जा रहे थे और इस तरह से लोगों के अंदर इस तरह से धार्मिक धर्म के प्रति जो शासक के द्वारा जो नीतियां थी वो गलत थी और इसी के खिलाफ लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया। इसके साथ साथ एक और समस्या थी, बिना कारण बताए कैद। लोगों को बिना कारण बताए उन्हें कैद कर लिया जाता था। ऐसे कानून के कारण लोगों के अंदर क्या आया, आक्रोश व्याप्त हुआ। तो ये भी एक फैक्टर था फ्रांस की क्रांति में विद्रोह करने में। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारे कारण जो थे फ्रांसीसी क्रांति के, कौन कौन से कारण थे? डियर स्टूडेंट, आपने इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बहुत सरल तरीके से अध्ययन किया कि फ्रांसीसी क्रांति के कौन कौन से कारण थे, इनकी विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, संभावित प्रश्न है बोर्ड एग्जाम दृष्टिकोण से और इसको बहुत सरल तरीके से आप लोग समझें। ये मुख्य मुख्य बिंदु अगर आपके मस्तिष्क पटल पर रहेगा तो आप एग्जाम में बहुत बेहतर तरीके से प्रश्न को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसी क्रम में हम लोग कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं जो बहुत संभावित के रूप में हैं और संभावनाएं कैसे प्रश्न आ सकते हैं, जिनमें जोसेफ मेजनी है। मेजनी का योगदान, मेजनी के योगदान के संदर्भ में पूछ सकता है। कुछ मुख्य 2-3 बिंदु आपके मस्तिष्क में अगर रहेगा तो प्रश्न को बहुत सरल तरीके से कर पाएंगे। मेजनी इटली का एक क्रांतिकारी था। सामान्य है परिचय की इटली का क्या था, क्रांतिकारी था। और इसने जब भी कोई क्रांतिकारी होता है तो बहुत सारे उसके अंदर ऊर्जा होती है अपने देश के प्रति कार्य करने के लिए। इटली का क्रांतिकारी होने के नाते जो है मेजनी ने भी विशिष्ट योगदान था इसका वहाँ के देश में, और इसने भूमिगत संगठन बनाया था। संगठन का नाम क्या था, यंग इटली और यंग यूरोप। तो इस संगठन के माध्यम से ये गुप्त संगठन था और इस संगठन के माध्यम से वहाँ पे क्रांतिकारियों को एकजुट कर रहा था, लोगों की सदस्यताएं प्रदान कर रहा था जिससे लोग एक मंच पे आ जाएं और देश को भी जो है आज़ाद कराने के लिए, देश को एकीकृत करने के लिए प्रयासरत रहें। तो इसी क्रम में यंग इटली और यंग यूरोप के माध्यम से उसने इटली में जो है विशिष्ट कार्य किया। इसी क्रम में जो है जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इन देशों में भी इसी को देखकर गुप्त संगठन बनाए गए। वहाँ पे भी लोग जो है एकजुट होकर के कार्य किए। तो एक लघु उत्तरीय प्रश्न है कि यंग इटली या यंग यूरोप किसकी मतलब गुप्त संगठन है, तो किसका है, जोसेफ मेसनी का। मेसनी का योगदान क्या है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यंग इटली और यंग यूरोप के माध्यम से मेसनी ने जो है वहाँ पे क्रांतिकारी संगठन बना करके देश को आज़ाद कराने में, देश को एकजुट लाने में अपना विशिष्ट योगदान दिया। सेकंड है आपका फ्रांस की क्रांति के प्रभाव। ये भी एक लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो फ्रांस की क्रांति के क्या प्रभाव हुए, तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और स्वाभाविक एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था समाप्त होने पे लोकतंत्री व्यवस्था काबिज होने में समय थोड़ा सा लगा, लेकिन लोकतंत्र काबिज हुआ। और इसी के पश्चात यूरोप में और यूरोप के साथ साथ पूरे विश्व में लोकतंत्री व्यवस्था की मांग बढ़ने लगी। लोग समानता की बात करने लगे, लोग स्वतंत्रता की बात करने लगे, लोग आज़ादी की बात करने लगे। तो इस यूरोप में ही नहीं बल्कि विश्व में इसका प्रभाव पड़ा और लोग जो है स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगे। तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव था, तो केवल उस देश के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर उसका प्रभाव पड़ा। तो 4-5 बिंदु मस्तिष्क में अपने रखेंगे कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था समाप्त हो गई, उसके स्थान पर लोकतंत्र काबिज हुआ, लोगों को अधिकार प्रदान किए गए, लोगों को स्वतंत्रताएं प्रदान की गई, लोगों को समानता के अधिकार दिया गया। और इस तरह से केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पे फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 2 शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न का आपने अध्ययन किया और इस तरह से आपने इन तथ्यों के माध्यम से बोर्ड एग्जाम में अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में 3rd सीरीज के लेकर के फिर से प्रस्तुत होंगे। आपका दूसरा सीरीज था, तीसरे में फिर से आप क्लोज कर देंगे इस लेसन को। तो नए वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।